बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और दिन का आगाज कर चुके होंगे। जनाब, दिन के आगाज में आपको बताएं सीधा कुछ चीज़ें जो हम प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीलन जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू में डिस्कस करना भी ज़रूरी है। सियासत की बात करें तो सियासत में आपने देख ही लिया है, मुज़ाकरात का अमल आज उसका चौथा दौर था और उसे मुकम्मल होना था, लेकिन PTI बैक ऑफ कर गई है। इस मुज़ाकरात के अमल को कॉल ऑफ कर दिया गया है PTI की जानिब से। ये दूसरी मरतबा है जो उन्होंने ऐलान किया है और हमने हुकूमत का मौक़िफ़ अभी देखा ही है। वो PTI को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए, जिस पर आगे चलकर बात करेंगे। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो फिर हिना दिल टूट गए हैं। कल फिर हमने टेस्ट मैच में देखा कि हमने जो पिच तैयार की थी वो हमारे गले पड़ गई और जो उनके बैट्समैन थे उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने दबोच लिया। खुद ही रोस्ट हो गए भाई। और 1990 के बाद जो है अब आके वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज कोई जीती है हमसे, एक मैच जीती है जो 1-1 से अभी तो बराबर हो गई है सीरीज हमारी। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि बड़ी प्लानिंग की थी, बड़ा जाल बिछाया था, उसी जाल में खुद फंस गए और बड़ी बुरी तरह से फंसे। और आपने देखा स्पिनर्स के ऊपर हमने कैसे एतमाद करके उनको उतारा था कि भाई हमने पिच भी बना दी है और स्पिनर्स भी उतार दिए हैं, तो अब तो मैच हम जीत जाएंगे, जिस तरह हमने पिछला मैच जीता था 3 दिन के अंदर। तो अब सूरत हाल ये है कि 3 दिन में हम हार गए हैं मैच और बहुत बुरी सूरत हाल है। डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि क्या सूरत हाल है। और कल के हमारे शो के इख्तिताम से पहले, क्लोजिंग से जरा पहले हमें खबर मिल चुकी थी कि जनाब ये मैच हम हार चुके हैं और ये सूरत हाल बन गया। लेकिन डिटेल में जैसे अली ने कहा कि हम इस पर भी बात करेंगे। और जनाब कल बड़े अकीदत और एहतराम के साथ शब मेराज मनाई गई, इबादत गाहों में बड़ा रश रहा, इबादतें की गई, खुसूसी दुआएं की गई मुल्क व कौम के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, और जनाब बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया। और फिर आज हुकूमत सिंध की जानिब से वहाँ पर आम तातील का ऐलान किया गया था और बेशतर तालीमी इदारे बंद थे, लेकिन जहाँ पर पेपर्स थे, जहाँ एग्जाम्स थे, वो तालीमी इदारे जो हैं वो खुले रहे। लेकिन पंजाब में कोई छुट्टी नहीं थी और आज जो स्कूल है वो मामूल के मुताबिक खुले और बच्चे स्कूल पढ़ने। अब जरा खुशखबरी की बात कर लेते हैं। हाँ? बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से ये खुशखबरी आई है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 1% कम कर दिया है, जिस पर बड़ी खबर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 1% कम कर दिया है और इसके बाद अब शरह सूद 12% पर आ गई। पहले ये 13% थी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि मुआशी इशारे काफी बेहतर है। जनवरी का अफरात ज़र दिसंबर के 4.1% से भी कम होगा। पूरे साल का औसत अफरात ज़र 7% से कुछ ज्यादा होगा। और गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में बताया आपको कि उन्होंने मजीद ये भी इन्फॉर्म किया है कि इस माली साल 26.1 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों में से 12.3 अरब डॉलर कर्जा रोल ओवर हो गया है। 16 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर होंगे और 10 अरब डॉलर के बाकी कर्जों में से भी 6.4 अरब डॉलर अदा कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है। जुलाई 2024 टू जून 2025, तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोर्सी कर रहे हैं, इस पूरे साल का जो एवरेज होगा वो 0.5% डेफिसिट से 0.5% सरप्लस। तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेंटेन किया है कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। नौशी अशारिया बेहतरी की जानिब चल रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि अब तक पॉलिसी रेट 10% कम किया गया है, जिसके असरात बतदरीज सामने आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि रवा माली साल के अख्ताम तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 13 अरब डॉलर पर होंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि चंद माह में बिजली की कीमतों में भी नुमाया कमी होगी। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, मगर IMF की वजह से मजबूर हूँ। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आपकी जो बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ।
लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। और इसी पर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है अपने शो में सीनियर मुआशी तज्जिया का डॉक्टर अयूब मेहर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शरह सूद में 1% कमी की गई है, आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा कमी हो सकती थी? इन हालात में मेरा ख्याल है 1% मोहतात अंदाज में मुनासिब था कि 1% ही कमी होनी थी। 1% ही की मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी ऑलमोस्ट यही थी, मोर और लेस के 1% कमी आएगी। लेकिन अगर आप देखें एक साल में 10% कमी आई है। यानी ये 22% था इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, कायदर तो डिफरेंट था। पॉलिसी इंटरेस्ट रेट 22% था जो अब 12% पे आ गया है। तो एक तरह से 10% कमी आई है। और इसके इम्पैक्ट देखें एक साल में जो फेस किए गए हैं कि जो डेट टू प्राइवेट सेक्टर है वो तारीख की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की कम तरीन सतह पर था। इंडस्ट्री को 200 बिलियन से लेस जा रहा था, जो बहुत ही एक कम नेग्लिजिबल अमाउंट था जो प्राइवेट सेक्टर डेट फाइनेंसिंग यूज कर रहा था। वरना प्राइवेट सेक्टर डेट नहीं ले रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन या बिजनेस प्रमोशन नहीं हो रही थी। इस साल जब इंटरेस्ट रेट ने डिक्लाइन करना शुरू किया तो 1.6 ट्रिलियन रुपीस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का इस टाइम क्रेडिट पहुंच चुका है। और होप्स हो कि अगर ये कम हुआ, मजीद कम हुआ तो डेट फाइनेंसिंग जो प्राइवेट सेक्टर को है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज को बिल्कुल इंडिकेट करना चाहूंगा जो कि आमतौर पे कम हाईलाइट होती है। देखिए इस वक्त मसला ये है कि इंटरेस्ट रेट कम तो हो गए हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान में अगर आप देखें, मैं अगर कंपेयर करूं 2009 से आज तक देखें, यानी जब 2009 इसलिए कह रहा हूं कि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ और जमहूरी हुकूमतें आती रही, तो प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट था एज ए रेशियो ऑफ GDP वो उस वक्त 20% था, जो अब कम होते होते 12% हो गया है। इंटरेस्ट रेट कम जरूर हुए हैं, लेकिन जो बैंक से फाइनेंसिंग है, उस मेजर फाइनेंसिंग जो हो रही है, कमर्शियल बैंक की जो मेजर बॉर्वर है वो खुद गवर्नमेंट है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत निग्लिजिबल अमाउंट जा रहा है जहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को जो डेट जा रहा है, मैंने बताया ना, को 20 से 12% पर आ गया है और ये 12% वर्ल्ड में, दुनिया में लोएस्ट है। नेबर कंट्री में ये रेशियो 50% है। दूसरी मिडिल इनकम कंट्रीज में देखें तो मोर देन 70% है। वर्ल्ड में तो ये रेशियो कोई 145 से ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में 12% पर आ चुकी है, जो कि वर्ल्ड में लोएस्ट रेशियो है। तो उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर जो है इस फैसिलिटी को अभी भी यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई करने की बात होती है कि हाई है अभी भी एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड हाई है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से ये पॉलिसी रेट 1% तो कम किया गया है, इसमें शरह सूद में कमी की गई है 1%, लेकिन हम देख रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट इंतहाई दबाव का शिकार है। पिछले कुछ दिन से तो ये दिखाई दे रहा है, कल भी इख्तिताम जो है वो मंदी पर हुआ, अब तो आज तो मार्केट खुलेगी तो पता चलेगा इसकी क्या वजह है। देखिए एक तो एक्सपेक्टेशन जो है लोगों की ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो उनका इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आप देखिए खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कल प्रेडिक्शन दी है इन्फ्लेशन की और GDP ग्रोथ की, तो आपका अगर इंटरेस्ट रेट जो है 12% तो है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट की एक्सपेक्टेशन स्टेट बैंक की हम गौर करें 7.5, उन्होंने एक बैंड दिया 5.5 से 7.5 तक एनुअल बेस पर इन्फ्लेशन रेट रहेगा। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में, रियल इंटरेस्ट रेट वो 4.5% है। उसको आप 12% नहीं कहेंगे, 4.5% है। उसमें से इन्फ्लेशन को अगर आप निकाल दें और GDP का ग्रोथ रेट अगर आपका 3.5% हो जाए, जो कि लोएस्ट है, वो कोई अट्रैक्टिव तो नहीं है, तो जो नेट बच रहा है वो 1% रियल इंटरेस्ट बच रहा है जो डिपॉजिटर्स को। इस सूरत हाल में एक चीज ये हो रही है जो बैंक्स ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पर ठीक है लेंडिंग तो अट्रैक्टिव हो जाएगी, लेकिन जो डिपॉजिट्स हैं, जो लोग 22% पर बैंक पर रख रहे थे, वो यकीनन वो अपने पैसे निकलवा रहे हैं। तेजी से आउटफ्लो हो रहा है, डिपॉजिट कम हो सकते हैं। डिपॉजिट्स कम होने के बाद उसी डिपॉजिट से तो लेंडिंग होती है ना,
तो ये और अगर लैंडिंग जो डॉक्टर है साहब यही तो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को यकीनन दबाव का शिकार होना चाहिए, स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आता है। राइट, तो डॉक्टर साहब यही तो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि किन बुनियादों पर ये सिर्फ ऐसा ही है कि बैंकों में जो उन्होंने पैसा रखवाया उसकी वजह से जरा बेहतर दिखाई देने लगी है सूरत हाल, और जैसे ही ये मार्केट में जाना शुरू होंगे तो ये सूरत हाल बदल जाएगी। शरह सूद को किन बुनियादों पर कम किया जा रहा है? सिर्फ ये जो इस वक्त बैंकों में जो पैसे पड़े उसकी बुनियाद पर, या मार्केट में कोई तब्दीली आ रही है पर कुछ चीजें चलना शुरू हो गई हैं? दो चीजें हैं, अब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ने जो जस्टिफिकेशन किया है वो कहा गया है कि जी जाहिर है जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का काफी अरसे से कम है, उसका असर डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, उसमें इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर रहा है, इवन ना सिर्फ डिक्लाइन कर रहा है बल्कि मोर देन एक्सपेक्टेशन डिक्लाइन कर रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है। तो स्टेट बैंक ने कहा जब इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो हम उसको इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, हमारे पास गुंजाइश है, इस बुनियाद पर कम कर दिया गया। लेकिन उस कम करने के बावजूद आप देखें कि कम करने के बावजूद जो सूरत हाल है प्राइवेट सेक्टर की, वो डिपॉजिट्स कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, वो तमाम फैक्टर जो हैं वो टैक्स रेट ज्यादा है। स्टेट बैंक के गवर्नर और एसपीआर के चेयरमैन का भी बयान था कि इवन फाइनेंस मिनिस्टर साहब बारहा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो इंतहाई खतरनाक हद तक कम है। वो एक इंडिकेशन है कि टैक्स हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है, जो रियल ग्राउंड रियलिटीज ये है कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो कम है, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स रेट दुनिया में सबसे ज्यादा जिन 2-4 कंट्रीज में आते हैं पाकिस्तान उनमें शामिल है। टैक्स रेट हाईएस्ट है, सैलरी पर्सन हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेसमैन हो, जिन पर टैक्स है, जो टैक्स सालों से जो टैक्स पे कर रहे हैं, साल से उन पर ही टैक्स है। और वो टैक्स पे बहुत दुनिया की चंद एक कंट्रीज हैं जो इतना हाई टैक्स रेट रखती हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल ये है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, लेकिन टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जहां से टैक्स कलेक्ट होना चाहिए वहां लगाने की कोशिश नहीं की जा रही। वो जाहिर है फिर इन चीजों का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आता है, वो इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरी एक चीज ये है कि गुज़िश्ता अपने महीने में यकीनन ये न्यूज मार्केट में आई थी और आप लोगों को भी, आप भी यकीनन जानते होंगे कि जो बैंक की एक हम यूज करते हैं एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो, कि जो डिपॉजिट है उसका कितने एडवांस दिया जा रहा है, उस रेशो को, वो रेशो काफी कम हो गई थी, यानी बैंक से लेंडिंग नहीं हो रही थी, लोग बैंक से बारो कर नहीं रहे थे। उसको मैनेज करने के लिए कि बैंक ज्यादा लेंडिंग करें, अट्रैक्ट करें, उसके लिए एक पेनल्टी लगाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि जिनकी रेशो 50% से कम होगी, जो लेंडिंग नहीं कर रहे होंगे डिपॉजिट के बावजूद, उन पे एक एडिशनल टैक्स लगाया गया था, जो बाद में कोर्ट ने बहरहाल विड्रॉ कर लिया था। लेकिन उसका वो एक इंडिकेशन तो है ना, विड्रॉ बेशक कोर्ट ने कर लिया, लेकिन वो एक इंडिकेशन है कि लेंडिंग नहीं हो रही थी या प्राइवेट सेक्टर बारो नहीं कर रहा था। वो जब बारो नहीं कर रहा था तो उसकी एक वजह इंटरेस्ट रेट का ज्यादा होना था। इस बुनियाद पे भी इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है ताकि अट्रैक्शन क्रिएट हो। ठीक है। और डॉक्टर साहब दूसरी तरफ हुकूमत भी मुसलसल ये दावा कर रही है कि ये जो प्रोग्राम है IMF का, ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर हम प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो उसको लेकर जो इक़दाम करने हैं उनमें PIA की निजकारी अभी तक नहीं हो सकी, जो बड़ी देर से लटकी हुई है। और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आपको लगता है कि हम इस चुंगल से निकल सकते हैं? देखिए, ये अब स्टेटमेंट पॉलिटिकल तो हो सकती है, तमाम पार्टीज हैं की तरफ से, ऑलमोस्ट जो भी पार्टी हुकूमत में आती रही हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती रही है कि ये आखिरी प्रोग्राम है। आखिरी प्रोग्राम उस वक्त हम कह सकते हैं जब इकोनॉमिक फंडामेंटल भी नजर आ रहे हो कि वाकई ये आखिरी प्रोग्राम है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारा डेट सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग एक जमाने में 15% होता था, ये 2009 में 15% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता था अपने फॉरेन एक्सचेंज का। अब वो एक्सपोर्ट का जो 15% था वो 40% से ज्यादा हो गया है। यानी हमारी पहली बात तो यह कि हमारी एक्सपोर्ट ही इंपोर्ट से कम है। आखिरी प्रोग्राम ये उस वक्त मैं यकीनी तौर पे मान लेता अगर हमारी एक्सपोर्ट हमारी इंपोर्ट से डबल होती, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तो इंपोर्ट का हाफ है, आधा है। हमें उसका भी एक्सपोर्ट हमारी जितनी आती है
वो उनका टोटल जो अमाउंट बनता है, जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट, वो उसके 40% से ज्यादा तो वो उसमें चला जाता है। तो अच्छा ये वो का पूरा उसमें जाता है, कोई भी फिर भी 40% होता है, यानी हमें डेट लेने के लिए फिर मजीद डेट लेना पड़ता है और इंपोर्ट के लिए भी हमें राइट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए। तो ये सूरत हाल बन नहीं रही, ये स्टेटमेंट उस वक्त तक रिलायबल नहीं होगी जब तक इकोनॉमिक फंडामेंटल इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। राइट, दूसरा देखिए, पॉलिसी मेकर्स का काम बहरहाल ये नहीं है कि वो रीजन बताएं कि हम बिजली क्यों कम नहीं कर सकते या हम आईएमएफ की कंडीशनल क्यों, पाकिस्तान सॉवरन कंट्री है, हम ये नहीं कह सकते कि आईएमएफ की वजह से मजबूर हैं किसी चीज के लिए। एक्चुअली हम खुद मजबूर है, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। आईएमएफ का प्रोग्राम हम अगर तो हर नहीं भी चीज होगा, आईएमएफ पे डाल देते हैं सर। जी एग्जैक्टली, अगर हमें आईएमएफ ना भी होता तो भी हमें टैक्स तो कलेक्ट करने हैं ना, हमें डेट तो पे करने हैं ना, उसके बावजूद भी हमें पे करने हैं, हमें अरेंज करना होगा। तो सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, ये हमें ये स्टेप लेने होंगे। और तो सर आप कैसे देखते हैं एफडीआई एफडीआई को लेकर जो हुकूमत के अब तक के इकदामात हैं, उनके ऐलानात हैं, उनको कैसे देखते हैं? उसमें देखिए, वो एफडीआई में बेसिकली तो कलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, और कलेक्शन अगर लास्ट ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट ईयर से तो बड़ा ज्यादा नजर आएगा। लेकिन आप ये देखें कि टैक्सेस जो 15 साल पहले जिनका साइज लगभग 650 बिलियन रुपीस होता था, वो तो अब ट्रिलियन में आ गए हैं, वो तो 4.5 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुके हैं ना, अब बिलियन में नहीं, अब ट्रिलियन में हो गए हैं। जब आपकी इकोनॉमी के हालात खराब हो, जीडीपी ग्रोथ कम हो, इन्फ्लेशन ज्यादा हो और टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 10 गुना बढ़ जाए, तो इसका क्या मतलब? इसका एक मतलब तो ये भी होगा ना कि टैक्स पेयर पर बर्डन बढ़ गया है ना। हम टैक्स लगाए जा रहे हैं, और टैक्स किस लिए लगा रहे हैं? टैक्स डेट पे करने के लिए लगा रहे हैं। तो अगर डेट पे करने के लिए हम टैक्स लगा रहे हैं तो वो मैनेजेबल नहीं रहता फ्यूचर में, फिर हमें बोरोइंग मजीद करनी पड़ती है। फिर हम नहीं कह सकते कि हमें आईएमएफ के पास या दूसरी लैंडिंग एजेंसीज के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें फिर जरूरत पड़ेगी जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, अली एफडीआई के हवाले से पूछ रहे थे कि एफडीआई के हवाले से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके हवाले से जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? जी, ये बिल्कुल इस टाइम राइट, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। इसमें देखें, दो इंडिकेटर कल ही की पॉलिसी में इंडिकेट हुए हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एफडीआई के लिए इंसेंटिव जरूर दिए गए, एसआईएससी का प्रोग्राम भी है, उसमें मौजूद है, वहाँ भी इंसेंटिव एटलीस्ट 5 सेक्टर्स में तो दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एफडीआई में डिक्लाइन आया है। एफडीआई हमारी लेस देन $2 बिलियन है, जो $7 बिलियन भी किसी जमाने में रह चुकी है। एफडीआई में भी डिक्लाइन आया है। दूसरा, अगर आप लिंक करें इसको स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर से, तो आप ये देखें कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें भी 3.5% डिक्लाइन आया है। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन आ रहा है और एफडीआई में भी डिक्लाइन आ रहा है, तो सिंपल इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसकी ग्रोथ रुकी हुई है या उसमें भी डिक्लाइन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिजनेस सेक्टर एक्सपेंड नहीं कर रहा। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तज्जिया पेश किया। इस वक्त मईशत की क्या सूरत पर, उस पर एक कड़ी नजर रखते हैं। आप रोशनी डालिए आपने हमारे नाज़रीन के लिए भी। हमारी मईशत का वैसे अल्लाह ही हाफिज है जनाब। एक और अपडेट थी छोटी सी जो मैं क्विकली ऐड करूंगी। सिर्फ 12 पाकिस्तानियों ने गोशवारों में अपने 10 अरब से ज्यादा के साथ जाहिर किए हैं। यहाँ से आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, करोड़ों की आबादी में सिर्फ 12 से लगा सकते हैं 10 अरब रुपए हैं और उसको डिक्लेयर किया। लेकिन आप देखें, मईशत की सूरत हाल बिगड़ती रहेगी अगर ग्राउंड पर चीजें मौजूद ना हुई। और ये जो अननेचुरल ग्रोथ है ये हमें दिखाई देती है। खुशी के ऐलानात हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि 1% सरासर गिर गई है, लेकिन अगर इसको बैकअप के लिए इंडस्ट्री मौजूद ना हुई, हमारी मईशत मजबूत ना हुई और ये किसी फैब्रिकेटेड तरीके से आगे हम चल रहे हुए, तो मईशत फिर से धड़ाम से आगे रहेगी, तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चले, बेहतरी की जानिब चलें और मईशत को, पाकिस्तानी मईशत को हम हुकाम से ये अपील करेंगे कि मुस्तहकम तरीके से आगे लेकर चलें। चलें, अब मईशत पर बात हो गई, क्रिकेट पर क्रिकेट की बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की हिदायत की रोशनी में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है उसका काम फाइनल फेज में दाखिल हो गया है और नशिस्तों के साथ साथ जो पवेलियन है, मीडिया और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं, उनको भी बड़ी जदीद सहूलियात के साथ आरास्ता किया गया है और नया जो स्कोरिंग बोर्ड है वो भी नस्ब किया जा रहा है। और तफसीलात हैं क्या, जरा जुल्फिकार बेग से जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे मौजूद हूँ और रावलपिंडी के स्टेडियम की जो तज़यीन और आराइश का काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और मोहसिन स्पीड
जिसको कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक ट्रेंड सेट किया है जिसके तहत इस स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है। 3 वेन्यूज़ हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, लाहौर, कराची के बाद रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है ये तारीखी अहमियत का हामिल स्टेडियम है। हमने अपने प्रीवियस अपनी डिटेल्स में भी बताया था कि इसकी अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। मेन पवेलियन के साथ साथ मीडिया बॉक्सेस को भी अपग्रेड किया जा रहा है। जो नशिस्तों का जो अमल था, अगर आप उस तरफ कैमरा लेके जाएं तो वो भी तकरीबन 90% मुकम्मल हो गया और उम्मीद की जाती है कि इस महीने के एंड में या फरवरी के मिडिल में जो नशिस्तें हैं उनकी जो नशिस्तें लगा दी जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे कैमरामैन अगर नज़र दौड़ाएँ तो जो दूसरे पवेलियंस हैं उसकी तरफ भी काम तेजी से जारी है। और एक बड़ी LCD जो लगी हुई है, जो रीप्ले स्क्रीन जिसे कहा जाता है, उसको भी बेहतर किया जा रहा है। और कुछ लाइट्स स्टेडियम के अंदर ख़राब थी, इनको भी ठीक किया जा रहा है। तो मेन एंट्रेंस से लेकर तमाम वेन्यूज़ का जो अरेंजमेंट है उसके अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। और इस हवाले से हम आपको ये बताते चले कि ये जो काम है तामीराती काम, इसका जायज़ा लेने के लिए बाकायदा इंजीनियर रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हासिल करते हैं। इस बुनियाद पर रिपोर्ट को आगे पेश किया जाता है। जी, हम तो अपने नाज़रीन को रोज़ाना की बुनियादों पर ये बता रहे हैं कि इस वक्त स्टेडियम की क्या सूरत हाल है। जुल्फ़िकार बेग, बहुत शुक्रिया आपका, रावलपिंडी स्टेडियम से आपने हमें आगाह किया इस वक्त की क्या सूरत हाल है। मनाजिर भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाए हैं और हमने लाहौर की भी कल बात की थी। इसी तरह से तीनों स्टेडियम्स पर तरक्याती काम इस वक्त जारी है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी चेयर्स और LEDs और ख़ूबसूरत तरीके से इसको तज़यीन नौ इसकी की जा रही है, हम तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में इसके पर अभी भी तनकीद जारी है। अभी भी वो उन्होंने तशवीश पैदा की हुई है कि जनाब उन्हें करने दें, होगा वही, और ये हम ही होस्ट कर रहे हैं, ये बस उन्हें जलने दें। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अब हम अपने जो है हमसाया मुल्क को भी आगाह कर दें कि भाई अब टिकटें भी फरोख्त होने लगी है। एग्जैक्टली। शायकीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो अपने टिकट खरीद सकेंगे, आज से हासिल कर सकेंगे। और शायकीन कराची, लाहौर, रावलपिंडी जहाँ जहाँ स्टेडियम्स भी इस वक्त तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं, दूसरे सेमीफाइनल समेत 10 मैचों के टिकट ऑनलाइन और निजी कोरियर कंपनी के 100 से ज्यादा आउटलेट से ये खरीद सकेंगे। जनरल स्टैंड की टिकट की कीमतें 100 पाकिस्तानी रुपए से शुरू होंगी और 1000 से शुरू होंगी। 1000 से शुरू होंगी और प्रीमियम क्लास की जो टिकटें हैं वो 3000 से 7000 तक मिलेंगी, जबकि VIP टिकट्स जो हैं वो 5000 से 12500 रुपए तक रखी गई हैं। VVIP क्लास की जो टिकटें हैं वो 8000 से 18000 रुपए तक दस्तयाब होंगी। जी हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 10,000 से 25,000 रुपए तक भी ये मिलेंगे पासेस और गैलरी के जो पासेस हैं। और ICC का ये कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत के होने वाले मैचेस की जो टिकट्स हैं उनकी फरोख्त का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। और जनाब ये अपडेट आपके साथ हम डेली शेयर कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हमें पता है कि जितने हम एक्साइटेड हैं, हमारे साथ साथ आप भी एक्साइटेड हैं। तो जनाब टिकट्स की जो फरोख्त है ऑनलाइन शुरू होगी, हम तो दावत देंगे अपने हमसाया मुल्क से जो क्रिकेट के शायकीन है कि आप भी आए और देखें मैचेस प्लीज। यानी यार कमाल मेला सजेगा यहाँ पर। तो मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया गया है। जल्दी से अपनी टिकट्स खरीद लें। अभी तक एक खास किस्म की टिकट्स की फरोख्त का ऐलान नहीं किया गया है, वो दुबई में होने वाले मैचेस हैं। तो उसके अलावा तमाम मैचेस की टिकट्स अवेलेबल हैं और फाइनल की टिकट्स भी जो है वो बाद में ही मिलेंगी। तो जनाब जिसने मैचेस देखने हैं, लाइव जाकर देखने हैं और अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान में देखना है, वो तैयारी पकड़ लें और टिकट्स खरीद लें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब उस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं जिस पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि हम बात करें। कर लेते हैं यार, कर ही लेते हैं। चलें जी, बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जो और कल की तरह हम आपको अपडेट देते हैं। वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान को जो मुल्तान में मैच खेला जा रहा था, आपको आगाज़ में बताया कि सीरीज़ के दूसरे मैच में बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दे दी और 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है 1-1 से बराबर कर दी है। मैच के आगाज़ की अगर बात करें तो कौमी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार रही, दिखाई भी दी। मुल्तान में स्पिन विकेट तैयार की गई थी जी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हराने का पूरा बंदोबस्त अपनी तरफ से कर लिया। तो ये जो अरेंजमेंट है, बंदोबस्त है, पहले मैच तक हमें कामयाब भी दिखाई दिया, लेकिन दूसरे मैच में खेल उलट पड़ गया। अपने ही बिछाए हुए जाल में हम खुद बुरी तरह से फंस गए। पाकिस्तानी टीम स्पिन विकेट पर बैटिंग करना ही भूल गई और क्या कहें जी, 254 रन के जवाब में 133 रन सिर्फ बना सकी और कौमी टीम के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो तमाम हीरोज हैं, वो जीरो साबित हुए। शान मसूद मैच में 17, बाबर आजम 32, सऊद शकील 45, सलमान
अली आगा 24 रन ही बना सके। और ये भी ज़रा आपकी मालूमात के लिए हम अर्ज़ कर दें कि वेस्ट इंडीज़ की 1990 के बाद से पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस में ये पहली फतह है। तो हाल देख लें हमारा क्या हो चुका है। वेल डन वेस्ट इंडीज़। पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करते हैं, नजीब सत्ती हमारे साथ स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मौजूद हैं। अहमर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल अमर, हम खैरियत से हैं लेकिन पाकिस्तानी टीम बिल्कुल खैरियत से दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल संजीदा, हमें लगा कि संजीदा हो गए होंगे, इनको कई बार बिठाया गया, इनको खिलाया गया, फिर पिचेस तब्दील की गई, फिर टीमें तब्दील की गई, लाइनअप्स तब्दील किए गए, कॉम्बिनेशन तब्दील किए गए, लेकिन कोई चीज़ कारगर साबित नहीं हुआ। हमें लगा कि थोड़ा संजीदा हो गए होंगे लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम स्टार्ट से ही मजा ही है। तो उसमें ऐसा है कि हार जीत खेल का ऐसा हार जीत का मसला नहीं है, मसला ये है गलत अप्रोच का मसला है ना। अब होता ये है कि वो कोई बंदा है, वो ऐसा ही है ना, कोई बंदा किसी हकीम साहब के पास गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक दुआ दी, तो वो उन्होंने कहा कि उसने सारे मोहल्ले को बता दी, बस अब यही दुआ पे लग गए सारे कि अब यही खानी है। यही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिसाब है। एक वक्त फ्लैट विकेट बनाते थे तो फ्लैट फ्लैट फ्लैट, और फिर उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। अब जब स्पिन विकेट बनाने आए, आपने मैचेस को जीते हैं तो भाई स्पिन ही बनाओ। ऐसे नहीं होता दुनिया में, आप रिसर्च करके देख लें, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है सिवाय पाकिस्तान के जो एक तरह की पिचेस बनाना स्टार्ट करते, क्योंकि यहाँ पर आज तक इन्होंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि भाई ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती ना। आपकी क्रिकेट, अगर मैं आपको बताऊं, आप स्पिन विकेट पे अगले 6 टेस्ट मैच भी जीत लेना, आपकी क्रिकेट पहले से पीछे जाएगी, आप स्किल नहीं बनेगा, फास्ट बॉलर खत्म हो जाएंगे आपके, बैट्समैन को बैटिंग करना नहीं आएगी, सिर्फ एक स्पिनर आपके आउट करेंगे। तो वो ऐसे नहीं कौमें बनती, ना ऐसे आपकी टीमें बनती है, ना ऐसे कोई दुनिया की स्ट्रैटेजी चलती है। और फिर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्रीन विकेट्स बनती हैं, आपके प्लेयर को स्पिन नहीं खेलना आती। जो भी अच्छी टीम ने आना था यही काम होना था। अभी तो वेस्ट इंडीज की टीम ये काफी हल्की टीम है, ये बांग्लादेश या श्रीलंका आ गई, उनके पास हमसे अच्छे स्पिनर हैं, वो हमें क्लीन स्वीप करके जाएंगे। लोग समझ रहे थे कि भाई आकिब जावेद साहब ने कुछ स्पिन विकेट का जादू कर लिया तो पता नहीं हम दुनिया को फतह कर लिया, ऐसा होना नहीं था। और ये ऑन द कार्ड, ऐसे ना कहे, रिकॉर्ड फिर भी बन गया, रिकॉर्ड बना है जी। वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा आखिरी नंबर आ गया, 9वें नंबर पर हम आ गए, रिकॉर्ड तो फिर भी बने हैं। मुझे ये बताएं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे हम, मतलब क्या, किसको शिकवा हम किसके साथ करें कि भाई स्पिनर्स ने तो किया, कुछ मेहनत थोड़ी बहुत की, तो बैटर्स ने जनाब उस पर पानी फेर दिया बड़े बुरे तरीके से और अपने जाल में हम जो है वो फंस गए। तो क्या टीम की स्पिनर्स के खिलाफ बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, या फिर एक मैच जीतने के बाद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा है ये? देखिए, स्पिनर्स ने तो करना था ना, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। बात यह है कि आपका मैच बेसिकली गया, पहली इनिंग्स में आपने गालिबन 37 पे उनके कुछ 7-8 आउट कर दिए थे या 6 आउट कर लिए थे। तो उस जगह से मैच को जो स्लिप होने दिया गया ना, वो 37 for 7 आई थिंक इतना था। वहां से जो उन्होंने 150 रन कर लिए। जनाब ये जो है ना, ये एक मसला बनता जा रहा है कि हाँ, सेकंड इनिंग्स में उन्होंने काफी ज्यादा रन कर दिए। और फिर आपके बैट्समैन ने ना, ये पिच ऐसा था, इतना ज्यादा स्पिन था पहले बॉल 1 से, यहाँ पे कन्वेंशनल बैटिंग नहीं होनी थी, यानी कि मैं रोकूंगा, मैं सिंगल लूंगा, ऐसा नहीं होना था। आपको खेलनी थी अग्रेसिव क्रिकेट के, स्वीप मार दिया, रिवर्स स्वीप मार दिया, कोई निकल के शॉट मार दिया, ताकि स्पिनर को सेटल ना होने दें। 30-30, 35-35 रन, एक 50 आ जाए, कुछ 30 कर दिया, किसी ने 25 कर दिया, ये मोर देन इनफ होने थे, क्योंकि आपके 200-250 स्कोर इस पिच पे बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन आपने कन्वेंशनल बैटिंग की, वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने अनकन्वेंशनल बैटिंग की, एग्रेसिव बैटिंग की, और उनके टेल एंडर्स ने, जो लोअर ऑर्डर होगा 7, 8, 9, 10, उन्होंने बेसिकली उन्होंने मैच को घुमा के रख दिया आपसे दोनों ने। अच्छा, तो अमर, आप बाबर आजम से शिकवा करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि बाबर आजम से शिकवा बनता नहीं है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, लेकिन जैसे कोई हीरो बन जाता है, वो तमाम तर लोगों का जो है सिर्फ उससे ही शिकवा शुरू हो जाता है और वो बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपको लगता है बाबर को अपनी जिम्मेदाराना बैटिंग करनी चाहिए थी इस सूरत हाल में भी, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो बाकी बैटर क्या बाबर आजम को देखने जा रहे हैं वहां? देखिए, एक तो सिंगल आउट किसी को नहीं करना चाहिए, पूरी टीम का ही फेलियर है सेकंड टेस्ट मैच में। एक प्लेयर जिसे उम्मीद सबसे ज्यादा होती है वो सऊद शकील है। देखिए, हमारा बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम नहीं है, ये हमें निकाल देना चाहिए ज़हन से, ये हमारी गलत फहमी है। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम हमारा बेस्ट बैट्समैन नहीं है, वो हमारे जहन में नक्शा है, कोई इज नॉट अ बेस्ट बैट्समैन एनी मोर फॉर पाकिस्तान। जब था तो था, जब था 2022 के मिड तक वो था,
उसके बाद से वो बेस्ट बैट्समैन, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी, उसकी अगर मेरिट पे तो प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो रही है, तो आपका बेस्ट बैट्समैन सऊद शकील लेकिन है। आपको अमर, आपको नहीं लगता कि बेस्ट बैट्समैन जो स्कोर फिर भी डबल डिजिट में करता चला जा रहा है, वो बेस्ट बैट्समैन नहीं होगा ना? अंधों में काना राजा अगर उसको कह सकें तो वो गलत नहीं होगा? नहीं, बाबर आजम ने कहाँ स्कोर किया है? बाबर आजम का अली की सिर्फ कुछ खास मोहब्बत है बाबर आजम, किंग बाबर आजम के साथ। साउथ अफ्रीका का टूर जो था उसमें चूंकि ये बाबर आजम फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता है, साउथ अफ्रीका में उसने अच्छे स्कोर किए अभी ना। पाकिस्तान में तो वो पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है। देखिए उसका जो मेथड है, उसको स्पिन नहीं खेलनी आ रही है 3-4 साल से, सबको नजर आ रहा है वो। अब ये तो बहुत स्पिनिंग विकेट्स हैं, जब स्पिनिंग तब भी वो स्पिनर पे आउट हो रहा था। मसला ये नहीं आप आउट हो रहे हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बाबर आजम के बैड फॉर्म का इशू बिल्कुल भी नहीं है, उसके फ्लॉज का मसला है, ये फ्लॉज हैं। और मेरा शिकवा ये नहीं है कि देखिए वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन टेक्निक है, लेकिन वो उसने वो काम अपने ऊपर नहीं किया जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब आपको मसला आता है तो आप इस पे काम करते हैं, ये काम नेट पे नहीं होता, आप जितनी मर्जी नेट पे बैटिंग करें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2019 में आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेले, एग्जैक्टली 2019 में, आज 2025 है, एक मैच नहीं आप खेल सकते जी। तरह के स्पिनर होते हैं, स्पिनर पे जो असल गेम इंप्रूव होती है वो एक्चुअल मैच के अंदर होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको उसके अलावा बात बनेगी नहीं जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिल्कुल बिल्कुल। इन द एंड में चाहूंगी अमर जरा कमेंट करें ना, हमारे टेस्ट जो चैंपियनशिप हमारी इतने शानदार हमारी कारकर्दगी उसमें रह रही है, जो हमारे टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हैं, जिनसे कल सहाफ़ी ने बड़ा ब्लंटली एक सवाल कर दिया जिस पर वो बड़े मतलब गुस्से में भी आ गए। सहाफ़ी ने तो बड़ा सीधे से सवाल यही किया कि भाई अब अपने फ्यूचर का फैसला आपने खुद करना है या फिर पीसीबी पे छोड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको, अब कैप्टन की तब्दील होने का वक्त नहीं आ गया? 10वां मैच हम हार गए हैं, सिचुएशन बड़ी बुरी बनी हुई है, इस वक्त में क्या होना चाहिए? अच्छा, वैसे आप उसकी बात है, उस जर्नलिस्ट उन भाई साहब ने सवाल किया था लेकिन आखिर में गैर मुनासिब बात की थी, क्योंकि गैर मुनासिब थी। जर्नलिस्ट का काम नहीं है कि वो ये किसी को ब्लंटली मुंह पे कह दे कि भाई आप अपना फैसला खुद करेंगे, क्योंकि ये काम पीसीबी का है। लेकिन तो शान मसूद हाई स्कूल रहे, लेकिन वो हमारी तरह से कोई दिल जला होगा क्रिकेट का फैन जिसके अरमान जो है वो बह रहे होंगे आंसू में। असल देखिए, शान मसूद इज अ वंडरफुल मैन, बट एज अ क्रिकेटिंग एबिलिटी की आप बात करेंगे तो उसकी मैक्सिमम यही एबिलिटी है। देखिए वो मैक्सिमम यानी वो इतना ही प्लेयर है, एज अ प्ले बैट्समैन वो इतना ही प्लेयर है, वो एक मैच में रन करेगा, 8-10 फेलियर होंगे, इससे ज्यादा उसकी क्रिकेट है नहीं। उसको बनाया गया था कप्तान जब टीम में बहुत ग्रुपिंग के मसाइल थे कि यार एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान है, तो एक ट्रांजिशनल कैप्टन उसको कुछ अर्से के लिए कप्तान बनाएंगे, फिर कोई नया कैप्टन आ जाएगा। तो वो मेरे ख्याल है ट्रांजिशन फेज कब का गुजर चुका है, तो मुनासिब मौका यही है कि सऊद शकील या रिजवान को आप कप्तान बना दें। शान की जो है ना, वो भी अगर कप्तान ना हो तो उनकी भी मेरिट पे जो है ना 11 में जगह नहीं बनती है। तो मेरा बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अमर, आपने क्रिकेट के हवाले से अपना तजिया बताया, अपनी बात बताई। इस वक्त हमारी क्रिकेट की क्या सूरत हाल है। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ मैचेस जीतने से, कुछ सीरीज जीतने से शायद मोराल बुलंद हो जाएगा, लेकिन इस मैच के हारने से एकदम से वो मोराल भी गिर गया है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो बैटर्स हैं, हमारे स्पिनर्स हैं, जो सोच रहे थे कि हम अपनी मर्जी की विकेट बनाएंगे और उस पर कारकर्दगी दिखाएंगे, वो भी जाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हिना, सर्दियों में आपकी स्किन को कोई मसले मसाइल हुए? अच्छे खासे, और मुझे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ बस जिसकी इतनी खराब स्किन हो रही है, विंटर्स जैसे ही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मौसम बदलने के साथ ही जो स्किन है उस पर मुख्तलिफ किस्म के असरात नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। इंसानी जिस्म पर इसके नुमाया असरात मुरतब होते हैं जिससे बराह रास्त जिल्द मुतासर होती है और ख़ास तौर पर हसास जिल्द को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ जहाँ हमारे उठने बैठने, पहनने, ओढ़ने, जागने, सोने की अंदाज में तब्दीली आती है जनाब, वहां हमारी जिल्द पर भी मौसम की तब्दीलियां बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। मौसम चाहे सर्दी का हो जाए, गर्मी का हो जाए, रुख बदले या गर्मी से सर्दी की तरफ, दोनों सूरतों में इंसान की जिल्द जो है वो मुतासर होती है और खुश्क हवा, मिट्टी, गर्द और धूल जिल्द को मजीद बेजान कर देती हैं। और आमतौर पर जब दिन में गर्मी और रात में ठंडक होती है, ऐसे में जिल्द को मॉइस्चराइज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और धूप के जहाँ बहुत सारे फ़वायद हैं, उनमें से कुछ नुकसानात भी हैं। और ख़ुसूसन जिल्द के मसाइल के हवाले से जो सनशाइन है उससे कुछ मसाइल पैदा होते हैं। इससे बात करते हैं। जी हाँ, इस हवाले से हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रुबिया उस्मान जनाब ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमारे तमाम मसाइल का हल जो है वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम गुड।
डॉक्टर रूबिया, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं अकेली ही हूँ जिसकी स्किन विंटर्स में इतनी ख़राब हो जाती है, भले ही जितना मर्जी मॉइस्चराइज भी कर लूँ तो वो क्योंकि रूटीन आपकी बदल जाती है, आप पानी जो है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम पी रही हूँ तो उसकी वजह से मेरी स्किन जो है ख़राब हो रही है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विंटर्स में आपकी स्किन जो है उसको ख़राब करते हैं? सो फर्स्टली हमारी जो विंटर होती है उसका सबसे बड़ा मसला ये कि इट्स नॉट जस्ट कोल्ड, इट्स आल्सो हार्श एंड ड्राई वेदर। तो हमारी ह्यूमिड कोल्ड नहीं होती है। अब वो जो ड्राइनेस है वो आपको हर जगह फील हो रही है। यू कैन सी इट ऑन योर स्किन। पीपल हु डोंट हैव स्किन डिसऑर्डर्स, जिनको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, उनकी भी स्किन ड्राई फील हो रही है। आपको नॉर्मली अगर समर में दिन में 1 या 2 बार मॉइस्चराइजर लगाना है, अब आप दिन में 10 दफा भी लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो दिस इज लाइक बेसिकली द फर्स्ट क्लू। दूसरी आपके पास बिल्कुल 100% एक्यूरेट है अबाउट लैक ऑफ वाटर इनटेक। होता है कि हमें प्यास नहीं लगती, इट्स नॉट एज हॉट, हम उतना पसीना भी नहीं आ रहा, हम उतना थक भी नहीं रहे, हमें फील हो रहा है कि नहीं वे रुके, तो हम पानी नहीं पी रहे। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ड्रिंक एनी वाटर ऑल डे लॉन्ग। चाय का कप पी लेंगे, कॉफी पी लेंगे, बट पानी पीते नहीं है। या आप नोटिस करें, आप 24 आवर्स में आप जाएंगे और आपने प्रॉब्ली 1 ग्लास भी नहीं पिया होगा पानी। दैट इज डेंजरस। हाइड्रेशन कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट फैक्टर्स। सो इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट लैदर ऑन मॉइस्चराइजर्स। लेकिन जो लोग गलती करते हैं वो ये होती है, जो हर एक करता है, जो मैं भी करती हूँ, कि जब स्किन ड्राई होती है तो सडनली हम थोप के क्रीमें लगानी शुरू कर देते हैं। हम वो बैरियर को ओवर टाइम नहीं प्रोटेक्ट करते। तो ये स्लो एंड स्टडी वाली चीज है, रादर देन कि आपकी जब स्किन आप खराब होने का इंतजार करें और जब खराब हो जाए फिर आप दुनिया के जाके सारे प्रोडक्ट खरीद के ले आए और फिर आप कहें कि आप 2 दिन के अंदर ये ठीक हो। इससे बेहतर ये कि आप अपने साथ एक रिजीम बनाए जो आपका मौसम, एक तो थ्रू आउट द ईयर रिजीम हो और एक विंटर्स का रिजीम हो, एंड स्टिक टू इट। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहबा कि समर्स में क्योंकि पसीना आता है तो कई बार आपके पोर्स जो हैं उस पसीने की वजह से जो हैं वो एम्प्टी होते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, पसीना आपको आता नहीं है और उसकी वजह से पिंपल्स और पिगमेंटेशंस हमें दिखाई देती हैं, तो इसकी रेमेडी क्या होगी? सो बेसिकली दीज थिंग्स आर क्रॉनिक डैमेज। एक जो चीज हमें रियलाइज करनी है कि आपकी स्किन जो है वो क्रॉनिकली सिंस द डे यू आर बोर्न इट्स गोइंग थ्रू चेंजेस लाइक द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। जैसे आपकी स्पाइन आपकी बचपन से शुरू हो जाती है आपका वजन उठाने में, इसी तरह आपकी स्किन शुरू से वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है। सो पुटिंग ऑन सनब्लॉक फ्रॉम अर्ली एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये होता है कि लोग 40s में आते हैं और 40s में आके कहते हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, कोई मैजिक करें, एंड आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि ये 40 इयर्स ऑफ क्रॉनिक सन डैमेज है, तो ये एकदम तो नहीं जाएगा। इट डजंट मीन कि जो 40 ईयर ओल्ड है वो आप गिव अप कर दें और कहते हैं कि बस अब जिंदगी से समझौता कर लेंगे। इट मीन्स दैट यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। राइट, ओके। अच्छा डॉक्टर रूबिया, मुझे ये भी बताएं कि बच्चों की स्किन भी इफेक्ट होती है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई स्पेशल सन ब्लॉक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? उनकी जो रूटीन है उसे कैसे सेट करना चाहिए ताकि उनकी स्किन बेहतर है? क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों की खासतौर पे चीक्स पर और हाथों पे ड्राई पैचेस हो जाते हैं, तो उससे कैसे जो है निपटा जाए? So first of all, keep life very simple. देखें, हम लोगों ने जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी है। There are 200 different products and brands of sunblocks. और फिर हम जाते हैं स्टोर में जाके as a doctor, even I get confused. I am there and I'm like, पता नहीं मुझे कौन सा लेना है। फिर I have to call my अम्मी कि you know what shall I buy? But you see my point that it's not that complicated. Life is really simple. Simple brands जो over the counter मिलते हैं हमारे यहाँ, जैसे for example, so I am basically from England. I've just moved to Pakistan. In England, literally 2 moisturizer होते थे जो हर काउंटर पे मिल रहे होते थे, आम टेस्को, आम सुपरमार्केट में। Those moisturizers जो एक बड़े well renowned brands जैसे Nivea हो गया for example. I'm not promoting anyone. What I mean is कि जो basic moisturizers हैं, जो basic sunblocks हैं, they're good enough. And you don't have to go for an SPF 100,000. It doesn't work like that. SPF 35 and above is good enough. So stick to a simple brand that you can afford. अगर आप उसे अफोर्ड कर सकेंगे, आप उसे रेगुलरली खरीदेंगे और आप लगाएंगे उसे। दूसरी बात ये कि some people who have oily skin, so I'm sorry, I'll just interrupt. Right. Oily skin वाले need gel-based moisturizers because if they use sun blocks, it will block their pores even more and give them more acne. राइट, तो डॉक्टर साहब डाइट के हवाले से क्या बताएंगे? कुछ समर्स, विंटर्स और तब्दीली, मौसम की तब्दीली के साथ डाइट में तब्दीली भी लानी चाहिए? So the most important rule is, again, keep life simple. Eat healthy, well-balanced diet लें, अपना sleep is very important. I have to stress the importance of sleep over here. People don't realize कि हमारी सारी healing, सारी repair जो है वो रात को जो हम जिन औकात में सोते हैं उसमें होती है। So if we're not sleeping on time and waking up early and having a good routine, our skin will suffer, our organs will suffer. It's not just our skin, everything will suffer basically. Similarly, exercise. So everybody forgets the 3 cardinal things. Eat a well-balanced meal, exercise regularly, and sleep on time. ये 3 चीजें are the elixirs of life, really.
ओके अच्छा, और ऐसा भी है कि जिस तरह से अभी आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स की बात करी जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हमें चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो किसी इन्फ्लुएंसर की या किसी शख्स की स्किन का इशू है शायद उनका भी वो है, और जो प्रोडक्ट उसको रिकमेंड किया गया है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कुछ क्रीम्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऑइंटमेंट्स हैं और सीरम्स हैं जिनका यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है लोगों की तरफ से, और किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के सजेशन के बगैर। तो इस पर क्या कहेंगी, ये कितना डेंजरस हो सकता है? So first of all, never self-prescribe or self-medicate anything. You have to remember the skin is also an organ, so it is the largest organ of your body, in fact. So you can't just start putting on, lathering on creams जो आपको लगे कि फलाने ने कहा था कि बड़ी अच्छी है, because we see this in clinic all the time. हमारे पास इतने horrific scars, horrific marks, horrific acne, horrific cases of everything. वो इसलिए होते हैं कि जी फलाने ने कहा था, पार्लर वाली ने कहा था, सोशल मीडिया पे आया था, and then you are like, you have to educate them again. The single most important rule is don't put it on your skin if it's not prescribed by a doctor, if it's something that has to be medicated. So for example, ओवर द काउंटर चीजें जो होती है वो हर एक के लिए मोर और लेस होती है जनरली सेफ, लेकिन थिंग्स दैट आर मेडिकेटेड आर नॉट सेफ फॉर एवरीवन. Second rule is this, that if you're trying something, don't just try for a week or 10 days or a month even. So you need at least 8 to 12 weeks to know whether something's working or not. तो अगर आपने कुछ चीज ट्राई करनी भी है तो आप कम से कम उसे 2 से 3 महीने दें बिफोर राइटिंग इट ऑफ कि नहीं ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसका तो मुझे फायदा ही नहीं हो रहा. अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो सनशाइन है, तो कितना एक्सपोजर ज़रूरी होता है एक शख्स के लिए दिन में, और कहाँ पर वो ओवर एक्सपोज हो जाता है वहाँ? तो 20 to 30 minutes exposure of your sun exposed parts of the body, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके कपड़ों से अनकवर्ड हो, आपके आर्म्स हो जाए, आपका अपर हाफ ऑफ द बॉडी हो जाए, लेग्स हो जाए, इन केस ऑफ बॉयज फॉर एग्जांपल, दैट इज गुड इनफ. लेकिन व्हाट आई ऑलवेज टेल पेशेंट्स इज कि जब आप धूप में बैठते हैं तो आप अपना मुंह प्रोटेक्ट रखें, कमर अपनी धूप की तरफ कर सकते हैं आप, बट डोंट पुट योर फेस डायरेक्टली इन द सन. द फैक्ट इज कि ये बातें हमें भी अभी पता चली हैं, बिकॉज अप टू 60 to 70 years ago सारे लोग ऑयल लगा के जाके बीच पे बैठते थे, इंक्लूडिंग गोरा, एंड देन वी सडनली रियलाइज कि हाउ डेंजरस दैट वाज. तो ये हमारी जनरेशन के दौरान ये सारा इवॉल्व हुआ है. So don't expose your face to the sun directly. टोपी पहने. Barrier methods are cheap. Thank you so much डॉक्टर रूबिया, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या करें और क्या नहीं. अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपका ही मजा आएगा. वेलकम बैक जनाब, सेकंड आवर ऑफ द शो है, तो हम बात करेंगे सियासत की, जो सबसे पहले जिसका तज़किरा किया था आज हमने, क्योंकि बहुत सियासी हलचल है. हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा. हुकूमत को मुज़ाकरात का चौथा दौर करने और तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आएगा तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे. हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया है, कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए हैं. मुज़ाकरात के लिए हमने 7 दिन का वक्त दिया था. जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, हमने ऐलान किया हुआ खान साहब की यही हिदायत थी. 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे. और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अप हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का. लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे, हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को. लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे. और गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, फिर जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह भी किया. मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने यह कहा कि सियासी जमातों के जो राबते और मुज़ाकरात हैं जमहूरियत की रूह हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से ये जो तामीर और तरक्की का अमल है उसकी राह में रुकावट बने. इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों के फैसले से भी आगाह कर दिया. अपने एक बयान में वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दिया और कहा कि मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी पैदा होती है और कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है. तो पाकिस्तान को हंगामों और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है, ताकि जो कौमी मईशत है उसकी तामीर और दहशत गर्दी के खात्मे जैसे मसाइल के बारे में मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जा सके. और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पार्टी के तंजीमी ओहदों पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा
की सदारत से भी हटा दिया गया है और उनकी जगह उनके मुखालिफ ग्रुप के जुनैद अकबर को सदारत का ओहदा दे दिया गया है। और इसके साथ साथ जुनैद अकबर को कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी मिल गई है। हैरान कुन और दिलचस्प बात यह है कि कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और केपी की सदारत मिलने के बाद जुनैद अकबर ग्रुप मुतहरिक हो गया है। सूबाई इंतजामी अमूर में भी तब्दीलियों का इंदिया है, जबकि सूबाई काबीना में भी रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई की हिदायत पर पंजाब में भी इंतजामी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। और जी, खातून रहनुमा आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा ओहदा देने का फैसला भी किया गया है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसका ऑलरेडी उन्होंने ऐलान किया हुआ था। और पीटीआई की नई इंतजामिया की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने का भी ऐलान किया जा रहा है। और जो मुतनाज़ पिका एक्ट है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी तरमीमी बिल को कसरत से मंजूर कर लिया और इस मुतनाज़ बिल पर आज से मुल्क भर में आज़ादी सहाफ़त की तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सारी सियासी हाल पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हमारे सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। पराचा साहब, सबसे पहले मुज़ाकरात के चौथे दौर की बात कर लेते हैं। अगर तहरीक इंसाफ नहीं जाती तो क्या फिर हम समझें कि ख़त्म हो गए मुज़ाकरात और आइंदा भी किसी मस्बत पेशरफ की तवक्को ना करें? क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि गैर जमहूरी रवैया है, मुज़ाकरात से गुरेज नहीं करना चाहिए और 7 दिन के अंदर अंदर अब हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार है, एटलीस्ट उनकी बात सुननी चाहिए थी। क्या कहेंगे? यकीनी तौर पर जब आप सियासत में हैं, सियासत करते हैं, आप पार्लियामान में भी मौजूद हैं, सूबे की भी आपके पास एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर बातचीत के अमल से गुरेज करना और पीछे होना, इसमें तो कोई शक नहीं कि गैर जमहूरी रवैया है। लेकिन बातचीत के लिए ये सिर्फ यही कमेटी ही तो नहीं है ना, पार्लियामान का अपना फोरम मौजूद है, इतना बड़ा फोरम है और वहाँ 100 के करीब पीटीआई के लोग हैं, हुकूमत के अपने लोग हैं, बाकी सियासी जमातें भी मौजूद हैं। हाँ, ये कमेटी बनाई खान साहब ने खुद ही थी, 5 रुकनी कमेटी थी, फिर 2 और ऐड किए, इसी तरह वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर आज या नहीं भी होते मुज़ाकरात तो कहीं ना कहीं ये रवाबत और मुज़ाकरात का अमल चलता रहेगा। लेट्स वेट कि हुकूमत क्या अनफोल्ड करती है। हुकूमती कमेटी तो 11:30 बजे जाएगी, पीटीआई अगर नहीं भी आती बाहर आकर मीडिया से बात करेगी हुकूमती कमेटी, और जो पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की बात की जा रही, हो सकता है हुकूमत वो कोई कार फेंक दे अपना, देने के लिए हुकूमत के पास होता है, रियासत के पास होता है। पीटीआई अपोजिशन में है, पीटीआई कुछ नहीं दे सकती, वो अपनी शराइत रख सकती हैं, अपने मुतालबात रख सकते हैं और उसमें हुकूमत को गुंजाइश निकालना है कि हुकूमत क्या अकोमोडेट कर सकती है और क्या हुकूमत की रेड लाइन। बिल्कुल, तो शौकत साहब, इसमें पीटीआई को फायदा क्या है? क्यों इतनी उजलत में फैसले करती हैं? कभी सड़कों का रुख करती है, कभी पार्लियामेंट का रुख करती है, कभी मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाती है और फिर कभी मुज़ाकरात की टेबल से पीछे हट जाती है। तो इसकी ये जो हिकमत अमली है पीटीआई की, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या तबसरा करेंगे कि अब जो उजलत में फैसला किया गया है, इसमें क्या एनआरओ के तासुर को ज़ायल किया गया है? क्योंकि अगर ज़ायल ही करना था तो पहले बैठे क्यों? जो खान साहब का एक टेम्पटेशन है पॉलिटिकल, वही सबसे बड़ा सवालिया निशान भी है और वही उनकी स्ट्रेंथ भी बनी हुई कि उनकी जो मकबूलियत है वो यही है कि खान साहब जो है वो डट के फैसले लेते हैं और खान साहब खुश भी होते हैं ये कह के कि आपका कप्तान डट के खड़ा हुआ। और उसमें नुकसान ये है कि जो पार्टी की सूरत हाल है, जिसकी तरफ आप लोगों ने भी इशारा किया और पूरा पाकिस्तान जानता है कि पार्टी के अंदर क्या इंतशार की सूरत हाल है, वो भी उसी का शाखसाना है। लिहाजा एक ही चीज जो एक सूरत हाल में स्ट्रेंथ बन जाती है, वही सबसे बड़ी वीकनेस है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आप इस वक्त अपोजिशन में हैं और अपोजिशन मुश्किल हालात देखा करती है पाकिस्तान में। इस वक्त को आपके रैंक्स एंड फाइल में यूनिटी होनी चाहिए। एक कह देता है कि जी उसकी हैसियत नहीं है मुझसे की, दूसरा कहता है कि उसकी ताकत नहीं है मुझसे पूछने की, फिर वो कह देते हैं कि अगर इवन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रह गए तो पार्टी तितर बितर हो जाएगी। पार्टी का वजूद एज सच तो कहाँ नजर आ रहा है उस फंक्शनल हवाले से, और इवन जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाई गई पार्टी सदारत में, उस पर भी इतने बड़े बड़े सवालात रेज हो रहे हैं कि आपका पार्टी
अपना इंतजामी मामला है, आप उसको तो ऐसी ट्रांसपेरेंट तरीके से करें कि आपके अपने लोग भी ना क्वेश्चन करें, चले बाकियों को तो छोड़ें। बिल्कुल ठीक है। प्राच साहब, जिस तरह से आपने बात की कि एक बार फिर से बाज़ाहिर तो लग रहा है कि ये जो टकराव की सियासत है वो करने के लिए जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और एक जानिब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का भी फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और टफ टाइम देने की तैयारी की जा रही है। और इसी हवाले से शायद खाकान अब्बासी से मुलाकात हुई, मुस्तफ़ा नवाज खोकर से, अब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी होनी है। आपको लगता है कि इस तरीके से एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और क्या मौलाना फजल रहमान सवार होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कश्ती में? पहले सवाल का मैं पहले जवाब देता हूं। पीटीआई ने 25 मई 2022 को सोलो फ्लाइट की। पीटीआई ने 9 मई 2023 को फौज पे हमले किए। पीटीआई अक्टूबर में इस्लामाबाद पे चढ़ाई की। पीटीआई ने फिर 26 नवंबर इस्लामाबाद पे चढ़ाई की। पीटीआई अपने मकासद के हसूल में नाकाम रही। न सिर्फ नाकाम रही बल्कि 9 मई जैसा पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन भी अपने नाम कर लिया। तो अब ये जो तब्दीली आ रही है, और फवाद चौधरी साहब इसके रूए रवां हैं कि पीटीआई को बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर एक सियासी और जमहूरी स्ट्रगल करनी चाहिए, न कि मारो मर जाओ आखिरी मार का लड़ना चाहिए। उसमें आपने सही कहा कि शायद खाकान अब्बासी साहब से मिल चुके हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब से मिले हैं, और महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई हुई है। लेकिन अभी तक वो जो रेड लाइन है या मुतालबा सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से खान साहब रिहा हूँ। अब रहा मौलाना फजल रहमान वाला सवाल, अली अमीन खान गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाने का जितना कोई मर्जी लॉजिक दे, मेरे नजदीक इसमें डेरा इस्माइल खान की सियासत ही कार फरमा। अली अमीन खान गंडापुर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था मौलाना साहब के खिलाफ, जिसका खान साहब ने बुरा मनाया था और पैगाम भी भेजा था। NA44 हो, NA45 हो, अली अमीन खान गंडापुर और मौलाना फजल रहमान एक दूसरे के टक्कर में रहे हैं और रहना है इन्होंने। इसलिए मौलाना साहब की जरूरत पीटीआई को है। तो मौलाना साहब को अगर राजी किया जाएगा, और सबसे पहला वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो पहले तो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का फैसला होगा तो मामला राइट। तो तभी ये तब्दीलियां हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो शौकत साहब, अब ये बताइएगा, मुज़ाकरात का आज चौथा दौर था, तो आपका ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि जो हुकूमत के पास देने को होता है अपोजिशन डिमांड करती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि हुकूमत को अब क्या स्टांस जो उसका है वो बेहतर स्टांस है? क्या लगता है आपको कि खंदा पेशानी से काम लेते हुए उनको मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाए रखना चाहिए या उनको भी कॉल ऑफ कर देना चाहिए? देखें, जो 9 मई वाला है ना कि कमीशन बनाया जाए, 9 मई अगर आज आप जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हुआ उन लोगों का 102-3 का, जिसमें से 85 को सजा हुई, फिर 85 में से 19 की सजा माफी हुई क्योंकि उन्होंने माफी की अपील की थी। 48 की माफी की अपील का प्रोसेस इन प्रोसेस है। तो फिर उसका क्या करेंगे जब आप एक पैरेलल ट्रायल शुरू कर देंगे, पैरेलल कमीशन बनाकर? तो इसमें तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं समझता कि हुकूमत 9 मई के हवाले से पीटीआई को एक क्लीन चिट फराहम करने का इंस्ट्रूमेंट बनाकर दे। जहां तक एक बाकी सूरत हाल है मुल्की मामलात के हवाले से, हुकूमत के पास यकीनी तौर पर बड़ा कुछ होता है। मसलन एक प्रपोजल ये भी है कि कोई जुडिशल कमीशन की बजाय एक पार्लियामेंट्री कमीशन बना दिया जाए, उसमें कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या जो सियासी जमातें फेंस पे बैठी हुई हैं, मसलन वो ना नून लीग ना पीटीआई बल्कि और दीगर सियासी जमातों की नुमाइंदे शामिल करके, लेकिन इट डिपेंड्स कि पीटीआई इसको कैसे लेती है। मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज किया आज ये मुज़ाकरात नहीं भी होते और ये कमेटी अगर तहलील भी हो जाती है जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, तो क्या मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत के लिए और फोरम नहीं है? पार्लियामेंट का फोरम सबसे बड़ा फोरम है बातचीत।
ठीक है। और प्राची साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं और अभी बात भी हम कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के इंतजामी उमूर में भी तब्दीलियां आ रही हैं अब, और वो बड़ी मेजर तब्दीलियां, एक शिफ्ट है, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टकराव की सियासत की जानिब जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जिनको कंप्रोमाइज कहा जा रहा था, मैं नहीं कह रही है, ख्वाजा आसिफ बहुत बार कह चुके हैं, दीगर लोग बहुत बार कह चुके हैं, अली अमीन गंडापुर को, उनको पार्टी से साइड पर किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि बानी पीटीआई ने अब ये ऑब्जर्व कर लिया है कि अब मुफाहमत वाले ग्रुप से बात नहीं बनेगी, अब थोड़ा ग्रुप से बात बनेगी, तो उस तरीके से ये शिफ्ट किया जा रहा है, और किस हद तक पॉजिटिव साबित होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? टकराव की सियासत तो पीटीआई ने करके देख ली, यानी 10 अप्रैल 2022 से लेकर 26 नवंबर तक एक टकराव ही रखा। बल्कि 10 अप्रैल 2022 को जब अदम एतमाद आई, उससे पहले ही शुरू हो गए थे। अभी वजीर आजम थे तो उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। अभी वजीर आजम ही थे, 27 मार्च को वो सो कॉल्ड साइफर वाला लेटर लहराया था। तो ये जो टकराव वाला मामला है, ये तो 26 नवंबर तक चलता रहा। अब एक पॉज आया कि आप कोई बातचीत करें। मेरा ख्याल है कि दीगर सियासी जमातों के साथ मिलाना, मसलन क्या शायद खाकान अब्बासी कहेंगे कि फौजी तंसीबात पे हमलों जैसी पॉलिसी जारी रखी जाए, मुस्तफा नवाज खोखर साहब कहेंगे, या मौलाना फजल रहमान जिन्होंने खुद पीटीआई के दौर में बड़ा वर्स्ट टाइम देखा, ऑपरेशन का भी, डिस्क्रिमिनेशन का भी, और उसके बाद मौलाना साहब भी एक धरना लेके आए थे जहां एग्री किया था, H9 H8 में बैठे रहे, पीटीआई की तरह लिख कर दिया कि हम वहां बैठेंगे, लेकिन डी चौक में पहुंच गए, मौलाना साहब ने वो नहीं किया। तो अगर तो मौलाना साहब को साथ मिलाने की ख्वाहिश है, दीगर सियासी जमातों को साथ मिलाकर चलने की ख्वाहिश है, तो फिर वो मारो मर जाओ वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, फिर यू हैव टू फाइट अ पॉलिटिकल बैटल। सर ये बताइएगा, ये जो टकराव की सियासत करके भी देख ली, मुफाहमत की सियासत भी 26 नवंबर के बाद करके देख ली, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो अलेक्जेंडर ग्रीन की तरह के यूएस कांग्रेसमैन हैं, उनकी जानिब से बयानात आने लगे हैं, और आपने देखा है कि मुलाकातें भी हुई हैं हमारे कुछ वजीरों की, और उसमें भी यही चीज़ सामने आई है कि कुछ लॉबिंग पीटीआई की वो जो वहाँ जारी थी वो कामयाब रही है। तो क्या अब ये जो तब्दीली उनकी पॉलिसी में आई है, क्या ये उसका पेश खैमा तो नहीं हो सकता है? क्योंकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीते थे 5 नवंबर को, खान साहब ने कहा था कि मैं खुश हुआ, और मोर और लेस पीटीआई के तमाम लोग ही खुश हुए कि आहा डोनाल्ड ट्रंप आ गया, अब हमारी जो सुनवाई होगी। लेकिन अमेरिकी सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स। ये जो लॉबियस्ट हैं वहां पर लीगल हैं, आप पैसे दें, आपको बयान दिलवा दें, आप पैसे दें, आप सवाल करवा दें, उधर से जवाब आ जाएगा। अनटिल पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस एज अ पॉलिसी स्टेटमेंट कोई बात नहीं करता, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि उधर से ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं या इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इनसे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, इमदाद पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत थी रोकी गई है, लेकिन वो सारी दुनिया की इमदाद रोकी गई है 90 दिनों के लिए। 90 दिन के बाद देखते हैं क्या फिर होता है। ठीक है। और सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा बात करेंगे इस मुतनाज़ पीका एक्ट की, जिस पर हुकूमत की फुर्तियां बहुत ज्यादा हैं, और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी इस तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया। आप क्या कमेंट करेंगे? जरूरत तो है मुल्क में मीडिया को कोई ना कोई स्ट्रीमलाइन करने की। सोशल मीडिया भी मीडिया है, लेकिन एतराज चाहे साफी तंजीमें हैं या दीगर जो हैं, वो एतराज इस बात कर रहे हैं कि जो प्रोसीजर अपनाया गया है हेस्ट का, जिसमें मशावरत नहीं की गई स्टेक होल्डर्स के साथ, मेरा ख्याल है इस पे ही एतराज है। बाकी हर कोई चाहता है कि जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, कम से कम वो कंटेंट जो है उसको तो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और डिटेल डिस्कशन हमने पॉलिटिक्स पर भी की है और पीका एक्ट पर भी हमने इनमें बात की है। अभी हम जाएंगे छोटी सी कहीं में चाहिए। वेलकम बैक। बारी है सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें डॉक्टर कंवल खालिद आज बता रही हैं कि मुगल दौर में इल्म फल्कियात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई। आइए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर कंवल खालिद, और बात हम कर रहे हैं आज हुमायूं की, और हुमायूं के एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट की, और ये इंटरेस्ट जो है वो उसको लेके जाएगा
इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इन डायरेक्शंस में वो मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमिकल जो स्टडीज़ हैं उसमें उसकी एक तो ये कि ज़ाहिर है उसका दिलचस्पी तो थी, लेकिन उसके पास इल्म भी बहुत था, और सो मच सो कि वो मुख्तलिफ जो आपकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स है, जो सितारों की मूवमेंट्स है, जो आपकी एक गैलेक्सीज़ की जो वो एक स्टडी होती थी, और मुख्तलिफ जो ऑस्पिशियस टाइम्स होते थे उनको जो बड़ी एक अहमियत देता था, और एक आपकी जो गैलेक्टिकल एनर्जी है उसको वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय करता था। सो मच सो कि उसके दरबार में बाज़ औक़ात दिनों के एतबार से रंगों के लिबास पहने जाते थे। मसलन इतवार को जो है वो ज़र्द लिबास पहना जाता था, और पीर को जो है वो कमर चांद के हिसाब से वो एक सब्ज रंग एसोसिएट होता था, तो वो ग्रीन लिबास पहना करते थे। एक और दिलचस्प बात ये है कि उसने अपने कोर्ट में जो लोगों से मिलता था दरबार में, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। पहले जो लोग हैं उनको वो अहले दौलत कहता था। अहले दौलत जो हैं वो हैं जो कि उसके कोर्टियर्स थे, उसके जनरल्स थे, उसके फैमिली मेम्बर्स थे, और इन लोगों को मिलता था संडेज़ को और ट्यूसडेज़ को। इसके अलावा अहले सादात जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे, उलमा थे, मशाइख थे, इन लोगों को वो मिलता था सैटरडे और थर्सडे को। और फिर अहले मुराउस जो थे ये मुख्तलिफ समझिए इंस्टीट्यूशंस के हेड्स होते थे, और इनसे ये मुलाकात करता था मंडे और वेडनेसडेज को, और ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लैनेट्स उनके अंडर जो है, क्योंकि ये उन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड थे जो जिनकी एनर्जीज़ को ये समझता था कि उसको एम्प्लॉय करना। अलबत्ता फ्राइडे का दिन एक ऐसा जुमे का दिन होता था जिसमें वो तमाम लोगों से मुलाकात करता था। तो उसका इतना जो इंटरेस्ट था वो हमें रिफ्लेक्ट होता नज़र आता है एस्ट्रोलैब्स के ऊपर। अब आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलैब्स क्या है। एस्ट्रोलैब्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि डिफरेंट हेमिस्फेरिकल स्टडीज़ की जाती हैं। सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, इन सब की मूवमेंट जो है वो की जाती है। बल्कि बाज़ जो हमारे उलमा हैं वो तो कहते हैं कि एस्ट्रोलैब्स जो होते हैं उनके 1000 से ज़्यादा उसकी यूटिलिटी की आप समझिए कि डायमेंशंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाता है। तो हुमायूं ने इन एस्ट्रोलैब्स के अंदर जो कि ऑलरेडी या मौजूद थे उसमें ख़ास किस्म के कुछ फीचर्स ऐड किए, जिसकी वजह से वो जो एस्ट्रोलैब है उसको आज तक एस्ट्रोलैब हुमायूनी कहा जाता है, यानी बादशाह के नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो चलता रहा। एस्ट्रोलैब की तारीख अगर मैं थोड़ी सी बताऊं तो ये 150 BC से ऑनवर्ड्स हमें इसका जिक्र मिलना शुरू होता है। मिडीवल पीरियड्स में इस्तेमाल होते रहे, लेकिन इसको पीक पे पहुंचाने वाले जो मुसलमानों का जो एक पीरियड है वो है, और उंदलस से ये दोबारा फिर यूरोप में पहुंचते हैं। और ये जो एस्ट्रोलैब्स बनाए जाते थे ये बहुत आला क्वालिटी के थे, और इनको खुश्की और समुंदरी दोनों जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। एस्ट्रोलैब का जिक्र आए और लाहौर का जिक्र ना आए ये नामुमकिन बात है, क्योंकि दुनिया के जो बेहतरीन एस्ट्रोलैब्स हैं वो लाहौर के बने हुए हैं। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ पर कहा जाता है कि 16वीं और 17वीं सदी से लेके बहुत शानदार एस्ट्रोलैब बनाने वाले जो थे वो आप समझिए कि कारकुन या जो भी वर्कर्स थे वो वहाँ मौजूद थे। और हाँ, दिलचस्प बात ये है कि जो यूरोपियन एस्ट्रोलैब्स थे वो बड़े सिंपल बनते थे, लेकिन जो इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में एस्ट्रोलैब बनते थे वो बहुत एम्बेलिश होते थे, और उसके एम्बेलिशमेंट में बाज़ का 2 लोग शामिल होता थे। एक वो जो कि टेक्निकल साइड को टेक केयर करता था, और दूसरा वो जो उसकी एम्बेलिशमेंट करता था। आपको इमेजेस भी दिखाई दे रहे होंगे और आप देख सकते होंगे कि कितने खूबसूरत जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते थे। और हम जब बात करते हैं लाहौर के एस्ट्रोलैब मेकर्स की, तो इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जो दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में और मुख्तलिफ जगहों पर म्यूजियम्स में जो एस्ट्रोलैब्स की कलेक्शन है उन एस्ट्रोलैब्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये लाहौर के बने हुए हैं, बल्कि उसके मेकर का भी नाम लिखा हुआ है। और उनमें से एक नाम जो कि हमें बड़ा ही अच्छा इस्टेब्लिश्ड नाम मिलता है वो है शेख मुल्ला अलादाद।
अब अलादाद जो है ये एक फैमिली थी पूरी एस्ट्रोलैब मेकर्स की, ये लाहौर के रहने वाले थे और 1601 से ऑनवर्ड्स ये लोग इस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता थे। और इसमें अब आप ये देखिए कि शेख और मुल्ला का लफ्ज़ उस दौर में बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, तो नॉलेज के अतबार से दीज पीपल वर वेरी अकम्पलिश्ड। और मैं आपको एक और ये भी बात बताती चलूँ कि मेटलर्जी की एक टेक्निक जो है जिसको कि यूरोप ने 19th सेंचुरी में एक्सप्लोर किया, उसको मुलादाद की जो फैमिली है ये 1601 से इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और वो उनके मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉब्स में से हमें ये सी चीज़ें मिलती हैं। बाद में यही फैमिलीज काम करती रहीं और एज लेट एज टिल 19th सेंचुरी लाहौर शहर एस्ट्रोलैब बनाने वालों का आप समझिए मरकज़ रहा। और बाद में हमें एक मुस्लिम और एक हिंदू फैमिलीज के नाम मिलते हैं जो कि एस्ट्रोलैब बनाते थे। जो डिज़ाइनर एस्ट्रोलैब को डेकोरेट करता था, बैलिश करता था, तो वो है लाला साहू मल के नाम से। और जो एक और शख्स इसके साथ एसोसिएट था वो उस्ताद पीर बख्श के नाम से। ये 19th सेंचुरी के एस्ट्रोलैब मेकर्स हैं। 19वीं सदी के में ही हमें जो आखिरी नाम मिलता है वो एक हिंदू एस्ट्रोलैब मेकर का है जिसका नाम है ज्योतिषी धर्म के नाम से। 19वीं सदी के बाद एस्ट्रोलैब मेकिंग का जो फ़न है वो ज़वाल पा जाता है क्योंकि अब दुनिया में और इक्विपमेंट्स आ चुके हुए हैं और बहुत सारी ऐसे गैजेट्स आ गए कि फिर एस्ट्रोलैब जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन आज भी ईरान के अंदर आपको एस्ट्रोलैब मिलते हैं और अभी भी वहाँ पर उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और दिलचस्प बात ये है कि एस्ट्रोलैब को इस्तेमाल करने के माहिरीन जो हैं आज भी दुनिया में मौजूद हैं और वो उसकी मदद से डिफरेंट जो आपके हेमिस्फेरिकल बीइंग्स हैं, जो आसमान में सूरज चांद सितारे सैयारे मौजूद हैं, वो उनको उसकी मदद से स्टडी करते हैं, इंजॉय करते हैं। वक्त मिले तो एस्ट्रोलैब के बारे में ज़रूर पढ़िएगा और लाहौर को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा क्योंकि लाहौर ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है जी तालीम। जी हाँ, पाकिस्तान में चलने वाला जो निज़ाम तालीम है, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक में चलने वाले तालीमी निज़ाम के हम पल्ला है और क्या हमारा तालीमी निज़ाम उस मयार पर है जिसे पढ़कर बच्चा जदीद दुनिया से हम आहंग भी हो सके, उसमें सेटल भी हो सके। इस मौजू पर जी हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम, स्कूल साइकोलॉजिस्ट और मुसन्निफ अब्दुल शकूर साहब, जो कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में इनकलाब लाने का इरादा रखते हैं। वो कैसे ही हम आपको बताते हैं। एक मुनफरिद तालीमी निज़ाम को फ़रोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल्स में प्राइमरी तक इम्तहानात के बगैर तालीम देना शामिल है और ये अपना लर्निंग जोन के नाम से तालीमी इदारा भी चला रहे हैं जहाँ सालाना और मिड टर्म इम्तहानात की बजाय बच्चे को साल भर की जहनी सलाहियतों से परखा जाता है। और इसकी सारी डिटेल्स जो है वो हम इन्हीं से जान लें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सियाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि प्राइमरी तक ही क्यों आपने चुना इस चीज़ को कि बच्चों को इम्तिहान नहीं देते? वैसे तो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है और इम्तिहानात के लिए तो बच्चों को तैयार किया जाता है, उनको कहा जाता है आप इम्तिहान दें तो ही आप सीखेंगे। तो आपने इम्तिहान ही गायब कर दिए उस सारे सिस्टम में से? इसलिए कि दुनिया ने सीख लिया ना। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया को ये एहसास हुआ, एडवांस जो इसको हम दुनिया कहते हैं, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो दुनिया में इतनी तबाही हमने की है। क्योंकि एक बंदा था बेंजामिन ब्लूम, उसको टास्क दिया अनलिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड टाइम कि कुछ करो ऐसा जिससे हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए। उसने 8 साल मेहनत की, 8 साल, ठीक है। और उसके बाद दुनिया को उसने 6 ज़हनी सलाहियतों का कॉन्सेप्ट दिया कि स्कूल के अंदर ये 6 ज़हनी सलाहियतें जिनकी नशोनुमा हो सकती है, होती है। इनमें 3 लोअर लेवल की हैं। अगर आपने कौम को नीचे रखना है तो उन पे काम करो और अगर ऊपर लेके जाना है तो ऊपर वाली 3 पे काम करो। नीचे वाली 3 कौन सी हैं? नंबर 1 नॉलेज, जिसको हम आज इंफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ। तीसरा है एप्लीकेशन। अच्छा, हमारी सारी तालीम आज भी इसी पे है, इन्हीं 3 बुनियादों पे है। अच्छा, उन्होंने फिर ऊपर वाली 3 पे काम किया। वो कौन सी है? एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। फिर क्रिएटिव थिंकिंग पे काम किया, फिर एनालिसिस एवेल्युएशन पे काम किया। अच्छा, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी मज़हब दुनिया ने 1960 से लेके 1980 के दरमियान में एनुअल और टर्म एग्जाम्स ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा हम जहन खोलेंगे और जहन खोलने के लिए ज़रूरी है कि ये रोट लर्निंग जो एग्जाम्स में
पास करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ख़त्म करें हम। इसकी बजाय उन्होंने कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम दिया कि रोज़ के रोज़ टेस्ट ले लो, कोई प्रोजेक्ट दो, उसको असेस कर लो, उसकी ऑब्जर्वेशन ले लो, असाइनमेंट दो, कोई परफॉर्मेंस करवाओ, कोई एक्सपेरिमेंट करवाओ और बच्चे को ऑब्जर्व करो और उसकी असेसमेंट कर लो ग्रेड्स की सूरत में, मार्क्स की सूरत में, और 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी चाहें आप उन्हीं को कंपाइल करो और रिजल्ट दे दो। अच्छा, मैं खुशकिस्मती से अच्छे असातिज़ा से पढ़ा तो मुझे इस चीज़ का पता चल गया, चनाचे मैंने इसी सिस्टम पे स्कूल भी एक खोला। अच्छा, तो ये बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा यूनिक सा आइडिया है। ये आपको आइडिया कब आया? जब आप खुद थे तब आपने सोचा इसके बारे में, या फिर आपके बच्चे जब पढ़े थे तब आपने सोचा कि ये जो चल रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं है और इसको चेंज करना पड़ेगा? अच्छा, मैं जब पढ़ता था तो मैं एक ज़हीन स्टूडेंट था, लेकिन मुझे जब याद करना पड़ता था तो मैं रोता था कि ये क्या, आधी किताब कौन याद करे, पूरी किताब कौन याद करे। क्योंकि मैं अपने पास से ही लिखता था, रट्टे मुझसे नहीं थे लगते, ना मैं लगाता था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया और मुझे अच्छे असातिज़ा मिले और मुझे ये पता चला कि बाहर की दुनिया में एग्जाम्स हैं ही नहीं। ग्रेड 9 तक महज़ब तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई किसी किस्म का एग्ज़ाम नहीं, ना मंथली, ना टर्म, ना एनुअल, ठीक है, वो कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम पे चलते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि हमारे मुल्क में मार्क्स की कुछ अहमियत है, ब्रेड एंड बटर जुड़ा हुआ है मार्क्स के साथ भी, जॉब्स करनी है लोगों ने, गुर्बत बहुत है। चाचा, मैंने एक नया मॉडल दिया, ग्रेड 5 तक कोई एग्जाम नहीं, 6, 7, 8 में ट्राइमेस्टर सिस्टम होगा। किताब के 3 हिस्से करेंगे, बच्चे को कहेंगे अब तुम मेरे कंधों जितना हो गया, थोड़ा सा यार बोझ उठाओ, 1/3 बुक का, ठीक है। और ये बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है। और ग्रेड 9 में जाके फिर तुम एनुअल एग्जाम पूरी किताब का दो। अच्छा, इसमें होता यह है कि एक टॉपिक बच्चा पढ़ता है जी, एक दिन उसने पढ़ा, दूसरे दिन समझा, तीसरे दिन उस पर कोशिश की, क्लास वर्क हो गया, होमवर्क हो गया 4-5 दिन में, 5वें 6ठे दिन उसका टेस्ट दिया और आगे चल पड़े। अब उसको रट्टे नहीं लगाने। 3 महीने के बाद जितने भी टेस्ट हुए होते हैं उनको हम कंपाइल करते हैं और रिजल्ट बना देते हैं। अच्छा, 3 बड़े फायदे हैं जी इसके। नंबर 1, मेरे बच्चे पे बोझ कोई नहीं, बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं। और कई दफ़ा तो बच्चे छोटे जो है ना वो रो रहे होते हैं छुट्टी वाले दिन भी कि हमें स्कूल ले जाओ, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि बच्चा सारा साल मेहनत करता है। मैं और आप क्या करते थे, 8, 9, 10 महीने हम कुछ नहीं थे पढ़ते, एग्जाम से पहले। यस, हमें पता था एनुअल एग्जाम अहम है, टर्म एग्जाम अहम नहीं है, तो हम पढ़ते ही नहीं थे। फिर टीचर डंडा पकड़ता था, हम ट्यूशन पे जाते थे, सिलेक्टेड स्टडी करते थे। साल में हम सिर्फ वो वक्त मुतय्यन करते थे पढ़ने के लिए जी, और इसकी वजह से हमारे ऊपर क्या असर पड़ा, हम डंग टपाऊ कौम बन गए। आज पूरी कौम जो डंग टपाऊ है कि सर पे पड़ेगी तो करेंगे, पहले से एडवांस कोई प्लानिंग नहीं, कोई मेहनत नहीं है और कंटिन्यूस मेहनत नहीं हम करते। हम हमारे सर पे पड़ती है तो हम मेहनत करते हैं, ये सारा कसूर है उन एनुअल एग्जाम्स का। तो फिर जब सर पे पड़ती है मार्केट में निकल के, तब क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि टाइम कम है, इसलिए कि हमारी पीछे तैयारी नहीं है, इसलिए कि कंटिन्यूस मेहनत नहीं है। कंसिस्टेंसी तो इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी वर्च्यू है। सर, हल क्या है फिर इसका? हल इसका यही है कि आप एग्जाम खत्म करें, आप रोज रोज जो टेस्ट लेते हैं उन्हीं को कंपाइल करें, 3 महीने बाद उन्हीं को जोड़ के रिजल्ट बनाएं। साल के आखिर में 3 रिजल्ट्स होंगे, उनमें से 2 बेहतर रिजल्ट है उनको कंपाइल करके फाइनल रिजल्ट बना लें। अच्छा। एक रिजल्ट छोड़ना है इसलिए कि घर में कोई शादी, कोई गमी, कोई बीमारी, कोई नया मेहमान, अच्छा। तो वो छोड़ दें क्योंकि बच्चे का तो कसूर नहीं है। कितना इफेक्टिव रहा है? जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रिस्पांस कैसा है? इतना अच्छा रिस्पांस। मेरा स्कूल जी अच्छी फीस लेता है और हमने 4 कमरों का एक स्कूल शुरू किया था 24 साल पहले। 4 कमरों के स्कूल से डेवलप हो के आज हमारी 12 ब्रांचेज हैं, 23 कैंपस हैं, ठीक है, हेड ऑफिस है। और गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी सारे स्कूल्स दिए हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ये तरक्की जो है ना, ये बड़ी मार्वलस है, सियालकोट की हद तक कह लें रिकॉर्ड है। और फिर इस पे चल के हमारे रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। 2012 में पहली दफ़ा हम ग्रेड 9 में अपीयर हुए और 2014 से लेके 2023 तक हमारी कोई ना कोई बच्चा या बच्ची जो है वो टॉप 3 पोजीशंस में सियालकोट में है, बोर्ड एग्जाम्स में। फिर हमें ये यकीन हुआ कि हमारा जो सिस्टम है बड़ा अच्छा। और अब मैं अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बनाया कि सारे स्कूल्स मेरे हैं, सारे बच्चे मेरे हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो 60% अब हो गए हैं, ये एग्जाम्स खत्म कर दें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने को तैयार हूं, मैं अपनी चीजें देने को तैयार हूं, क्योंकि इंकलाब या बेहतरी इसी सूरत में आएगी। सर, क्योंकि अभी हमें आदत हो चुकी है इस सिस्टम की, इवन के पेरेंट्स को भी आदत हो गई है और उन्हें भी ये लगता है कि कि पेपर नहीं हो, ये कैसे हो सकता है कि पेपर ही ना हो, तो आप उसको जज कैसे करेंगे? इस सारी चीज से निकालने के लिए आप कह रहे हैं कि मुश्तरका एफर्ट्स करनी पड़ेगी। जी, आप सबको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा, एक और जो चीज़ है, आपने पेरेंट्स की बात की, अगर हम चेंज अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो फिर हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा। बच्चों को तो हम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं कब जाके चेंज ला सकेंगे? वो ऐसे 40 साल बाद, जब बच्चा 50 साल का होगा और किसी सेक्रेटरी टाइप की पोजीशन पे पहुंचेगा तो चेंज लाने के काबिल होगा।
लेकिन अगर हम पेरेंट को एजुकेट कर देते हैं ना जी, तो फिर बड़ी जल्दी चेंज आएगा। और पेरेंट तैयार हैं, यकीन करिए आप उनको सिर्फ ये बात कह देना कि अपने व्हाट्सएप से अपने किसी रिश्तेदार को जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, जापान में, एक कॉल करके पूछें कभी इम्तिहान हुए हैं वहाँ पे बच्चे के, तो वहाँ के लोग कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं, बच्चा पढ़ता गया है, वो तो पढ़ के आता है, एग्जाम तो होता ही नहीं है, और कोई ट्यूशन नहीं, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो वो असाइनमेंट्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं। अब ये जब एग्जाम खत्म होगा तो फिर हम उस किस्म की तालीम पे जा सकते हैं, लेकिन जब तक एग्जाम रहेंगे टीचर बाउंड है कि वो बच्चे को तैयारी करवाए, रोट लर्निंग करवाए, याद करवाए और एग्जाम में बैठने के काबिल करे। चाहे कुछ भी नहीं होना, वही लोअर लेवल की चीजें चलेंगी, ऊपर वाले लेवल्स पे हम काम ही नहीं कर सकते। तो ये मॉडल आएगा तो फिर बच्चे जो हैं उनके जहन खुलेंगे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल करेंगे, वो इजादात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में आज जो तरक्की है वो एग्जाम छोड़ने की वजह से हुई। 1960 से लेके 1980s तक पूरी दुनिया ने, महज़ब दुनिया ने एग्जाम्स खत्म कर दिए, और जब खत्म कर दिए तो उस दौर से लेके बाद के दौर तक जो लोग पढ़े उनके ज़हन खुले थे, उन्होंने इजादात की हैं। आज जिस दुनिया में हम बैठे हुए हैं ये इस वजह से बैठे हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ कि उन्होंने एग्जाम छोड़े थे। आज आप भी छोड़े इंशाल्लाह 10-15 साल में तो पाकिस्तान भी वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल ऑब्जर्वेशन तो यही है कि जो माफिया है बहुत बड़ा है, उसके लिए तो ये कमाई का जरिया है एक तरह से। ट्यूशन फीस हो गया, एग्जाम्स की कोई फीसेज अलहदा हो गई, वो टेस्ट फीस और ये सारा कुछ मिल मिला के। तो इस सारी सिचुएशन में आपको कोई प्रेशर नहीं फील करना पड़ा कभी, इस तरफ से कोई आया हो कि ये नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चलाया जा सकता? क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव तो अब तब्दील हो गया है, इल्म देने से ज्यादा तो अब ये तो क्लाइंट्स बन गए ना ये स्टूडेंट्स उनके। अच्छा, मैं इसमें अर्ज करूंगा कि कोई माफिया नहीं है। अच्छा, उसकी रीजन है अल्लाह करीम की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अल्लाह करीम ने दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से की है कि 16% लोग ज़हीन है, 16% लोग कम ज़हीन है, 67 दरमियान में है। अच्छा, अब इस फार्मूले को किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, हुस्न पे भी कर सकते हैं। 16% खूबसूरत हैं, वो मेकअप करें ना करें खूबसूरत नजर आएंगे। 16% बेचारे नीचे हैं और 67 थोड़ा मेकअप करेंगे मेरी तरह तो बेहतर लग रहे होंगे, ठीक है। स्कूल्स भी सिर्फ 16% कमाई कर रहे हैं, कोई माफिया नहीं है। ये वो स्कूल्स हैं जो एक्सेल करते हैं ना, जिनमें कोई खूबी है वही एक्सेल करेगा, माफिया वाली कोई बात नहीं। 16% जो नीचे हैं, मैंने जब शुरू हुआ तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, आज मेरे पास गाड़ियां हैं, लेकिन कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनको मैं उस दौर में भी मोटरसाइकिल पे देखता था, आज भी मोटरसाइकिल पे है। जो मैं ये कहूंगा कि उनके अंदर कोई खूबी है जिसकी वजह से लोग पैसे देते हैं। सियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इस वक्त शाया हो चुकी है। तो जिन नाजरीन ने सियाल साहब के ख्यालात जानने हैं, मजीद इनको एक्सप्लोर करना है, उनकी किताब में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख ही रहे हैं इनोवेशन के बारे में इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो माइंड खुले रहते हैं, जो उस्ताद और बच्चे इसको खुले अंदाज से लेकर चलते हैं, वही इनोवेट कर पाते हैं, उन्हीं के पास स्पेस होती है। और जो इम्तिहानों में लगे रहते हैं वो लकीर के फकीर बन जाते हैं, उनको ज़रूरत रहती है इस तरह की चीज़ों की। तो अब्दुल शकूर सियाल के नाम से YouTube चैनल है, उस पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, 100+ वीडियोस हैं, हर बंदा एक्सेस कर सकता है और वहां से चीजें ले सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल शकूर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।